अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, ये उन दिनों की बात है कि जब मैं मलेशिया में अपनी कंपनी के सिलसिले में गया। ये तकरीबन रात के कोई 11 बजे का वक्त था। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया तो फौरन ही एक टैक्सी मेरे सामने आकर रुकी। रात काफी बीत चुकी थी। मैं शहर के किसी अच्छे होटल में कयाम करना चाहता था। ड्राइवर ने फौरन ही गाड़ी से बाहर अपनी गर्दन निकाली। कहाँ जाएंगे सर? शायद उसने मुझे दूर से ही देखते पहचान लिया था कि मैं एक पाकिस्तानी या फिर इंडियन हूं। मैं ड्राइवर की जानिब देखकर मुस्कुराया। अरे यार, मुझे किसी अच्छे होटल में ले जाओ जहां किराया भी मुनासिब हो और मैं सुकून से सो भी सकूं। मेरी ये बात सुनकर ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। तकरीबन आधे घंटे तक गाड़ी को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाने के बाद वो एक होटल के करीब जाकर रुक गया। ये एक बहुत बड़ी इमारत थी, लेकिन इसके तर्ज तामीर से ऐसा लग रहा था कि ये इमारत शायद काफी अरसा पहले की बनी हुई है। मैंने फौरन ही ड्राइवर से पूछा, क्या यही होटल है? जी हाँ सर, यही होटल है। यहाँ पर खाना भी अच्छा मिलता है और कमरे भी मयारी हैं। मैंने अपनी जेब में से पैसे निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमा दिए और खुद अपना बैग उठाए होटल के अंदर दाखिल हो गया। रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद एक उधेड़ उम्र औरत से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी कंपनी के सिलसिले में यहाँ 2 महीने गुजारूंगा, इसलिए मुझे कोई अच्छा और मुनासिब रूम दे दे। आखिरकार कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुझे होटल की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 9 अलाट कर दिया गया। ये कमरा अंदर से काफी कुशादा था और इसकी खिड़कियां बाहर बाजार की जानिब खुलती थी। यहाँ मौजूद हर चीज बड़े सलीके और करीने से रखी गई थी। खैर, उस वक्त मुझे थकावट का एहसास कुछ ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैं अपना सामान टेबल पर रखकर बेड पर धड़ाम से जा गिरा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं जूतों समेत ही बेड पर सो गया था। खैर, मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद मैंने इंटरकॉम दबाया और होटल वालों से नाश्ता लाने के लिए कहा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी मेरा नाश्ता ना आया। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर रिसेप्शन की जानिब बढ़ने ही लगा था कि मुझे कॉरिडोर में एक उधेड़ उम्र शख्स नजर आया जो लंगड़ाता हुआ मेरी जानिब आ रहा था। उसके हाथ में नाश्ते का ट्रे था और वो मुझे दूर से ही देखकर मुस्कुरा रहा था। गुड मॉर्निंग सर, लगता है आपने एक भरपूर नींद की है, इसलिए काफी फ्रेश लग रहे हैं। उसने अपने चेहरे पर एक मसनूई सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। ये लीजिए आपका नाश्ता। मैंने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से नाश्ते का ट्रे ले लिया। हाँ यार, थकावट कुछ ज्यादा थी, इसलिए मुझे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई थी। मैंने आज तक जिन होटलों में कयाम किया है, मुझे इससे बढ़िया नींद कहीं भी नहीं आई। लेकिन मेरे पुरसकून नींद लेने पर तुम्हें क्यों हैरत है? मैंने तंजिया लहजे में उसके साथ मजाक किया। शायद वो मेरे इस तंज को अच्छी तरह से समझ गया था। उसने एक जोरदार कहका लगाया। अरे नहीं नहीं साहब जी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। दरअसल बात यह है कि कमरा नंबर 9 में जो भी आके रुकता है उसे या तो कोई ना कोई बेचैनी रहती है या फिर नींद नहीं आती और हमें मजबूरन उनका रूम बदलना पड़ता है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। ओह अच्छा, मैंने हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखा। लेकिन ऐसा क्यों है? मैंने तो बड़ी मजेदार नींद की है और कमरा भी काफी कुशादा है। इतना कहकर मैं सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। अरे साहब जी, बात दरअसल कुछ यूं है कि उस कमरे में कोई अजीब व गरीब मखलूक रहती है जो वहां रहने वालों को अक्सर तंग करती है। बाज दफा लोगों की रखी हुई चीजें खुद ब खुद ही गायब हो जाती हैं या फिर अजीब व गरीब सी आवाजें उन्हें तमाम रात बेचैन किए रखती हैं। लोग हमें आकर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि हमें खुद को भी यकीन नहीं आता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम होटल वाले ये कमरा किराए पर देते ही क्यों हो? मैंने फिर से उससे कुरेदा। अरे साहब, हमारा तो काम है कि लोगों को कमरा किराए पर दे, मगर अब हम क्या जाने कि यहाँ क्या माजरा है। और इस बात का जवाब होटल के मालिक ही दे सकते हैं कि आखिर वो ये कमरा किराए पर क्यों चढ़ाते हैं। इतना कहकर वो दोबारा खामोश हो गया। बहुत खूब, इसका मतलब सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मैंने फिर से उस पर एक तंजिया जुमला कसा और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अरे जरा रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे जाते हुए आवाज दी। जी, मेरा नाम सिंधु है। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे इंटरकॉम पे बता दीजिएगा।
मैं नीचे रिसेप्शन पर ही होता हूँ। इतना कहकर वो पलक झपकते में ही गायब हो गया और मैं अपने नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आ गया। ये जो कोई भी था, लेकिन एक पुरस्कार सा शख्स था। खैर, मैं अपना नाश्ता करके होटल से बाहर निकल गया और दिन भर अपने काम करता रहा। शाम को जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे सिंधु की वो बात दोबारा याद आ गई। मैंने एक नजर में कमरे का भरपूर जायजा लिया, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात ना थी कि मैं खौफ या फिर किसी वहम में मुब्तला होता। मैं चलता हुआ खिड़की की जानिब आया और बाहर की तरफ झांका। रात होने पर बाजार पर रौनक नहीं थी। हालांकि अभी रात हुए काफी वक्त ना गुजरा था, लेकिन इस पूरे इलाके में सन्नाटे का राज था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजरती थी और फिर वैसे माहौल पर खामोशी हो जाती। कोई राहगीर भी नजर नहीं आ रहा था। मैं काफी देर खिड़की में खड़ा हुआ नीचे की जानिब देखता रहा। ये खामोशी इतनी तारीक और वहशत ज़दा थी कि मैं बाहर के मंजर से उकता गया था। इसलिए मैं फौरन ही खिड़की से हट गया और अपने बेड पर आ बैठा। न जाने क्यों मुझे अंदर अंदर से सिंधु की बातें खौफजदा कर रही थी। दिल को एक धड़का सा लग गया, जैसे कुछ होने वाला हो। खैर, मैंने फौरन ही इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई, पता ही ना चला। रात के 2 बजे के करीब मेरी अचानक आंख खुल गई। ये किसी के गाने की आवाज थी। शायद कोई लड़की थी या फिर किसी ने टेप रिकॉर्ड पर बड़ी ऊंची आवाज में गाने चला रखे थे। मैं अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन ये आवाज सामने वाली दीवार के अंदर से आ रही थी। अरे भाई, ये आखिर कौन सा वक्त है कि इतनी तेज आवाज में गाना चलाया जाए। मैं गुस्से में भरा हुआ दरवाजा खोलने को लपका। इससे पहले कि मैं अपना दरवाजा खोलता, फौरन ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स मौजूद था जो शदीद गुस्से में दिखाई दे रहा था। अरे भाई, ये कौन सा वक्त है इस आवाज में गाने सुनने का? कम से कम तुम्हें कुछ तो ख्याल होना चाहिए, उसने गुस्से से बल खाते हुए कहा। अरे अरे अंकल, आप तो यूं ही चढ़े आ रहे हैं। ये आवाज मेरे कमरे की तरफ से नहीं, बल्कि साथ वाले कमरे की तरफ से आ रही है, मैंने बराबर वाले कमरे की जानिब इशारा करते हुए कहा। उस कमरे से? मेरी इस बात पर वो एकदम चौंक गया और उस कमरे की जानिब देखने लगा। लेकिन ये कमरा तो मेरा है, मैंने तो इस वक्त कोई गाना नहीं चलाया। क्या मैं तुम्हें शक्ल से पागल नजर आता हूं कि रात के इस पहर गाने चलाऊंगा, और वो भी इस उम्र में? उसने फिर से सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। चलो आओ, दिखाओ मुझे कहाँ गाना चल रहा है। उसने फौरन ही मेरा बाजू पकड़ा और घसीटता हुआ मुझे अपने कमरे की जानिब ले गया। कमरे में पहुंचते ही वाकई वहां पर कुछ न था। अब वही गाने की आवाज मेरे कमरे की जानिब से आ रही थी। फिर वो बूढ़ा शख्स और मैं मेरे कमरे की जानिब बढ़े, लेकिन मेरे कमरे में तो पहले ही ऐसा कुछ न था। उस वक्त हम दोनों की हैरानी काबिले दीद थी। या खुदा, आखिर ये क्या माजरा है? ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने हैरान होते हुए कहा। 1 मिनट अंकल, आप यहाँ रुके, मैं सिंधु को कॉल करता हूँ, वही ये मसला हल करेगा। इतना कहकर मैं जैसे ही अपने कमरे की जानिब पड़ा तो उस बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सिंधु, तुम सिंधु से मिले हो क्या? वो एकदम हैरत से चौंका। क्या 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 तुम उसको जानते हो? उसके चेहरे पर एकदम से हवाइयां उड़ने लगी। अरे हाँ हाँ अंकल, मैं उसे जानता हूँ। सुबह मुझे वही तो नाश्ता देकर गया था। वो जिसकी छोटी छोटी सी दाढ़ी है और थोड़ा लंगड़ा कर भी चलता है। मैंने सिंधु का ख्याली अक्स खींचते हुए कहा। लेकिन मैं जैसे जैसे उस बुजुर्ग को सिंधु के बारे में बता रहा था, उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। क्या वाकई तुम उसको जानते हो और वो तुमसे मिला है? अरे हाँ अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, सुबह मुझे नाश्ता देने वही शख्स आया था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो 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 दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। इतना कहकर वो बुजुर्ग शख्स अपने बालों को नोचने लगा और मैं मारे हैरत के उसके चेहरे को तकने लगा। अरे अंकल, कुछ बताएंगे भी सही कि आखिर क्या हुआ है? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हो। लेकिन उस बूढ़े अंकल ने मेरी बात का जवाब ना दिया। ये वही शख्स है जिसकी लाश इसी कमरा नंबर 9 से मिली थी। उस बूढ़े शख्स ने अचानक ही मेरे कमरे की जानिब देखते हुए कहा। लाश? कैसी लाश? उस बूढ़े की ये बात सुनकर मैंने फौरन ही अपने कमरे की जानिब देखा। हाँ, लाश। वो सिंधु मर चुका है और उसकी पुरस्कार हालत में इसी कमरे में ही मौत हुई थी।
हालांकि वो कमरा बाहर से लाग था। आज तक कोई भी शख्स इस मामले को हल नहीं कर सका कि आखिर सिंधु को किसने कत्ल किया था। उसे मरे हुए तकरीबन 20 बरस गुजर चुके हैं। देखो बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं और मैं कई दिहाइयों से इसी होटल में रह रहा हूँ। सिंधु यहाँ पर एक वेटर के तौर पर काम किया करता था। वो कब कैसे मरा इस राज को तो कोई भी मालूम ना कर सका, लेकिन तदफीन हो जाने के बाद भी वो अक्सर लोगों को नजर आया करता है। खैर जो भी था, मुझे उस बूढ़े शख्स की बकवास पर जरा भी यकीन ना आ रहा था। ठीक है अंकल, आप अब जाएं अपने कमरे में आराम करें और मुझे भी सोने दें। मैं इन फजूल बातों पर यकीन नहीं रखता। भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा शख्स सबको नजर आता है, और वो भी कई दहाइयों से। अच्छा मजाक है। मेरे ख्याल में होटल का कमरा खाली कराने के लिए ये अच्छा ड्रामा है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में घुस गया और पूरी रात एक पुरसुकून नींद की। अगली सुबह जब मैं काम के सिलसिले में होटल से बाहर निकला तो सिंधु मुझे सड़क के दूसरे किनारे पर चलता हुआ एक गली में जाता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही मेरे पूरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने मुझे आते हुए ना देखा था। खैर आज इस माजरे को सुलझाना ही था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ उसका पीछा करने लगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो उस बंद गली की दीवार में कहीं गायब हो गया और मैंने खौफ के मारे वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा। पूरा दिन अपना काम काज करते हुए मैं एक लम्हे के लिए भी सिंधु को ना भूल पाया था। रात को मुझे अपने कमरे में जाते हुए भी एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। सिंधु मर चुका है, लेकिन उसकी रूह इलाके में भटक रही है। आखिर आखिर वो मुझसे और यहाँ के लोगों से क्या चाहती है, कुछ पता नहीं। सारी रात मैं इन्हीं सोचों में रहा। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे इसका अंदाजा ना हुआ। सोते में मैंने महसूस किया कि कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरे गले को जोर से दबा रहा है। गला दबने से अचानक मेरी सांस रुकने लगी और मेरी आंखें उबलकर बाहर आने को तैयार हो गई। मैंने घबराहट में फौरन ही अपनी आंखें खोल दी। मेरा गला दबाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सिंधु था, जो अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसे देखते ही मेरा चेहरा फक हो गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। मैंने अपने पूरे जिस्म का जोर लगाते हुए उसे पीछे की जानिब धकेला और खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? तुम तो मर चुके हो। उसे देखते ही मैं बुरी तरह से सहम गया था, लेकिन वो अभी भी मुझसे दूर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तुम चले जाओ यहां से, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। आखिर आखिर तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? मैंने घबराते हुए उसे कहा। अच्छा, तो क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं? तो सुनो, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूं। मैं मौत हूं, मौत। मेरा कत्ल भी इसी कमरे में हुआ था। अब जो भी इस कमरे में आएगा उसे मरना होगा। आखिर मेरा क्या कसूर था कि इस होटल के मालिक ने मैनेजर के साथ मिलकर मेरा कत्ल किया और मेरी तमाम चीजें मुझसे छीन ली। जो भी इस कमरे में आएगा बेमौत मारा जाएगा। इतना कहकर सिंधु की रूह कहके लगाने लगी और मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। मैं पूरी कुव्वत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक किसी परिंदे ने अपने तेज और नकीले पंजे मेरी पीठ पर मारे। तकलीफ की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई, लेकिन मैं दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया था। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो कमरे में सिंधु मौजूद नहीं था, बल्कि एक खौफनाक शक्ल का उल्लू अपने पंजों पर लगा हुआ खून चाट रहा था। मेरी चीख इतनी जोरदार थी कि बराबर के कमरों में रहने वाले लोग फौरन ही अपने कमरों से बाहर आ गए, और वो बूढ़ा शख्स भी, जो कि सिंधु को पहले से ही जानता था। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्यों चीखा हूं। लिहाजा मैंने उन्हें अपने साथ होने वाला तमाम वाकया अच्छी तरह से बयान कर दिया। मेरी ये बात सुनकर वो बूढ़ा मेरी जानिब बढ़ा। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि इस कमरे में जो भी रुकता है या तो वो मर जाता है या फिर वो सिंधु उसे वहां हरगिज नहीं रहने देता। मेरे ख्याल में और कोई खतरा नहीं, बस तुम वो कमरा छोड़ दो। उस बूढ़े शख्स की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने इस बात की तायीद की। वो पूरी रात में खौफ के मारे जागता रहा और अगली ही सुबह अपना सामान समेटकर चलता बना। मैं आज भी कारोबार के सिलसिले में मलेशिया जाता हूँ, लेकिन फिर दोबारा कभी इस होटल का रुख नहीं किया। हालांकि इस वाकये को कई साल बीत चुके हैं, मगर कमरा नंबर 9 मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।